हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मुझे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि अभी झारखंड सरकार ने अभी एक नियम लाया है कि वैसे वैसे मकान का नक्शा पास किया जाएगा जो अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे काम नहीं किए हैं, वो जो अपना नक्शा है किसी अथॉरिटी से नक्शा नहीं पास कराए हैं। तो हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम डिस्कशन करने से पहले हम लोग कुछ गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर है उस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको समझते हैं। यह दस्तावेज झारखंड के अनाधिकृत नियम भवन नियमितीकरण नियमावली 2026, जिसे झारखंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रेगुलाइजेशन 2026 के मुख्य बिंदुओं के बारे में है। आसान शब्दों में इसे कहे तो जो बिना नक्शा का जो घर बना हुआ है उसके बारे में है। वैसे कंस्ट्रक्शन हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो बिना ऑथराइज्ड नक्शा का, बिना कोई अथॉरिटी का नक्शा पास किए हुए वो अपना कंस्ट्रक्शन करके और रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ उनको नक्शा पास करने का परमिशन मिला है। तो अब समझते हैं कि कौन इस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं कि उस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह नियम कहाँ और किस पे लागू होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग जो नक्शा पास करेंगे वो नियम किसके ऊपर लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उसका कट ऑफ क्या है। तो ये नियम केवल उन्हीं मौजूदा भवनों पे लागू होगा जो दिनांक 31/12/2024 से पहले बन चुके हैं। तो समझिएगा, दिनांक 31/12/2024 के पहले जो भवन का निर्माण हो चुका है उसी के ऊपर ये लागू होगा। उसका क्षेत्र, यह झारखंड राज्य के सभी नगर पालिका जैसे म्यूनसिपैलिटीज, क्षेत्रीय विकास RRDA, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार JJMDA और औद्योगिक क्षेत्रों के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लागू माना जाएगा। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट ये है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आवेदन करने की प्रक्रिया और शर्त क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, तो कौन करेगा इसे आवेदन। तो इसको आवेदन करने के लिए भवन के मालिक को एक लाइसेंस पर्सन के पास जाना है। वो लाइसेंस पर्सन कोई इंजीनियर होगा या कोई आर्किटेक्ट होगा, उनके पास एक लाइसेंस नंबर होगा। आप उन्हीं से काम कराइए, आप किन्हीं से काम कराइए, उनसे पूछ लीजिए कि आप लाइसेंस पर्सन हैं, आपका लाइसेंस नंबर क्या है, आप रजिस्टर्ड हैं नगर निगम या RRDA में। तो अगर वो होंगे तो आप उन्हीं से काम करवाइएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग को ये प्रक्रिया करवाना है, कोई लाइसेंस पर्सन के माध्यम से ही। और सभी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। कॉपी जो आपका ओरिजिनल कॉपी रहेगा उसी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगा। तरीका, आवेदन करने का क्या तरीका है उसी को समझते हैं। आवेदन करने का जो तरीका रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। आप ये सब चीज़ को समझिएगा। ऑनलाइन मोड से ही नक्शा पास कराइएगा। कोई अगर ऑफलाइन आपको दे रहा है तो उस चीज़ को आप वैलिड नहीं समझिएगा, वो वैलिड नहीं है। तो ये जो BPAMS जो हमारा पोर्टल है, उसी पोर्टल पे हमारा काम होता है इस चीज़ का। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो उसका क्या पोर्टल का पूरा नेम है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के द्वारा ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया जाएगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसी के द्वारा हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं। समय सीमा इसका क्या रहेगा, नियम अधिसूचित होने के तारीख से 60 दिन के भीतर आवेदन को करना है। नियम अनुसूचित होने के बाद, अधिसूचित होने के बाद, नोटिफाई करने के बाद, जब आपको नोटिफाई किया गया है उसके 60 दिन के अंदर हमको ये सारा प्रक्रिया कर लेना है। 60 दिन की ही अवधि आपको मिली है, तो बहुत कम समय में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो जिनको नक्शा पास कराना है वो 60 दिन के अंदर ही अपना काम करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। नियम
नियमितीकरण का सीमा क्या है, इसका क्या सीमा है, लिमिटेशंस क्या है, उस चीज़ को समझिएगा। भवन की ऊंचाई अधिकतम 10 मीटर या G+2 ग्राउंड प्लस 2 मंजिला तक ही होनी चाहिए। 10 मीटर तक आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए, उससे ऊपर एक्सेप्टेड नहीं है। प्लॉट का एरिया 300 वर्ग मीटर तक होनी चाहिए। अप्रोक्स मानिए तो अगर स्क्वायर फीट में बात किया जाए तो 3229 स्क्वायर फीट, 3229 स्क्वायर फीट। इससे ज़्यादा अप्रूवल नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर आपका एरिया रहेगा तो वो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो रिजेक्ट में चला जाएगा। उससे ज़्यादा हाइट का, अगर 10 मीटर से ज़्यादा हाइट का अगर बिल्डिंग है तो वो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। एरिया 3229 से ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। तो ये सब पॉइंट है जो आप लोग इसको दिमाग में रखिए और इसी के दायरे में हम लोग काम करेंगे। तो आगे का जो पॉइंट है, नियमितीकरण आवेदक का शुल्क क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी शुल्क क्या होगी। तो फीस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि आपका प्लॉट किस एरिया में है, नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर विकास पदाधिकार। और दूसरा कि बिल्डिंग का उपयोग क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग आवासीय है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, इस चीज़ को पहचाना जाएगा। तो उसी के अनुसार से फ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। शुल्क की जो गणना की गई है वो वर्ग प्रति मीटर के इस पे किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से उसका रेट वगैरह रखा गया है। तो आवासीय के लिए, रेसिडेंशियल के लिए 150 से 300 तक, 150 तक हमारा प्लॉट का क्षेत्रफल अगर 150 तक रहेगा वर्ग मीटर में तो हमें 40 रुपये देने पड़ेंगे पर स्क्वायर मीटर। और अगर 150 से 300 मीटर तक है तो 600 रुपये देने, 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 150 से 300 तक रहेगा तो 60 रुपीज़ देना पड़ेगा, और 150 तक है तो आपको 40 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपका कॉमर्शियल है, हमने रेसिडेंशियल का बताया, अब कॉमर्शियल का बता रहे हैं। अगर आपका 150 तक है कॉमर्शियल तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको 150 से 300 तक है तो 120 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये हमारा उसका रेट है नक्शा पासिंग का, मतलब उसके भवन के इस पे डिपेंड करता है कि आपका रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, उसी के अनुसार से ही इस पेमेंट का ये किया गया है। भुगतान के नियम क्या है, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है पेमेंट के लिए, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। न्यूनतम जो मिनिमम एडवांस है, मिनिमम एडवांस जो राशि है आवेदन जमा करने के लिए आवासीय भवन के लिए, वो आपको 10,000 रुपया है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, आप अपना नक्शा पासिंग के लिए माने काम शुरुआत करने के लिए, तो फर्स्ट जो प्रोसेसिंग फीस रहेगा वो 10,000 रुपया रहेगा, और जो कॉमर्शियल रहेगा उसके लिए 20,000 रुपया रहेगा प्रोसेसिंग फी। न्यूनतम, मिनिमम फीस 10,000 है और 20,000 रुपया है। बाकी जो बचा हुआ राशि रहेगा वो मकान का जो मालिक रहेंगे या तो एक बार में ही चुका सकते हैं, या उसको आप 3 बार 3 किस्तों में आप दे सकते हैं। मतलब आप 10,000 जो दिए और या तो 20,000 रुपये दिए, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, आप जो उसका ऑनर है, ज़मीन का ऑनर है, उसको आपको 3 पार्ट में देने का प्रावधान है। आप उसको 3 पार्ट में दे सकते हैं। आप किसको देना है वो आपके लाइसेंस्ड पर्सन आपको बताएंगे, किस मोड में देना है, कैसे देना है। आप लाइसेंस पर्सन के पास जाइए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे संपर्क कीजिए, हम सारा डिटेल देंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे। या आपके कोई संपर्क में कोई लाइसेंस पर्सन है तो आप उनसे संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। विशेष छूट क्या है इसमें छूट? नगर पालिका के गठन या पुनर्गठन से पहले बने भवनों के मामले में निर्धारित शुल्क के बदले में सिर्फ 5,000 एक मुश्त लमसम राशि आपको देना होगा। ठीक है ना? ठीक है,
चलिए आगे का पॉइंट हम समझते हैं। आप किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट का क्या फीस देंगे? तो एक इंजीनियर आर्किटेक्ट का फीस गवर्नमेंट की तरफ से जो ये है, एक महत्वपूर्ण आवेदन तैयार करने के लिए आप उन्हें लाइसेंस पर्सन को, इंजीनियर या आर्किटेक्ट को भवन के लिए 15 रुपया का शुल्क आप दे सकते हैं। 15 रुपया का शुल्क आप दे सकते हैं। और अगर इसकी कार्य मतलब जो बढ़ती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें और भी बहुत सारे चीज, मैंने प्रोसेसिंग फी आपका इतना देना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसमें नक्शा वगैरह बनाना है तो उसके लिए और भी आपको फीस देने पड़ेंगे। आप उसके लिए पेमेंट करेंगे। रिफंड एंड प्रोसेसिंग फीस का क्या नियम है? अगर मान लीजिए कि आपका रिफंड करना है या उसका प्रोसेसिंग फी क्या नियम है, तो जमा की गई फीस कभी वापस नहीं होगी। उसका जो फीस है जमा किया गया वो वापस नहीं हो गई। और जो अस्वीकृत जो स्थिति है उसके लिए अगर आप किसी कारणवश आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो सक्षम प्राधिकार कुल चुकाई गई राशि का 10% जांच और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में काट लिया जाएगा और बाकी 90% आपको राशि वापस कर दिया जाएगा। समय सीमा: ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद विभाग उसकी जांच करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि से 5 महीने के भीतर आपको निर्णय की सूचना दिया जाएगा। यह नियम कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं होगा? यह योजना हर तरह की जमीन या उल्लंघन पर लागू नहीं होगा। माने हर जमीन पे लागू नहीं है। किस किस जमीन पे लागू है, किस पे नहीं है, चलिए हम बताते हैं। नियमितीकरण कहाँ लागू होगा आइए समझते हैं। सरकारी भूमि, जैसे आपका अगर सरकारी गवर्नमेंट लैंड है और उसके ऊपर मकान बना हुआ है तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। मास्टर प्लान को प्रभावित करने वाला भवन, जैसे CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPT संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करके हस्तांतरित की गई जमीन पे बने भवन, जो आपको CNT में जो जमीन आती है उसके ऊपर ये काम नहीं हो पाएगा। CNT जमीन पे कभी भी रेगुलाइज का काम नहीं हो पाएगा, नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। यदि आप इस योजना के तहत किसी भी प्रोजेक्ट या बिल्डिंग का एस्टिमेट या फीस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके या मेरे दिए गए ऑफिस के एड्रेस पे आप आके संपर्क कर सकते हैं। हर चीज़ डिटेल में समझ सकते हैं। तो अगर आपका भी अगर इस टाइप से अगर कोई काम है, अगर आपको भी किसी टाइप का नक्शा पासिंग करवाना है तो आप मेरे ऑफिस पे आके संपर्क करें, दिए गए नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद।